अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना इफ्तिखार, अबीरा निसार, अदील अहमद, ऐमन बेग, आयरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीज़ा असलम राना, अमान शहजाद, अमीका शारले, आयशा दिलावर, यही है ना? आइडियोलॉजी है ना स्टूडेंट्स? आयशा खान, आयशा शाहिद, अजीम शाह, भूमिका, फातमतुज ज़हरा, हमना शमीम, हनफा महमूद, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद, जवेरिया, लाइबा फैसल, इकरा मोहम्मद, लजवानते, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम, माहीन, मारूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, तू सेम डे में करा लिया कर उसको। फातिमा तो जहरा ना, उसी वक्त आ जाते हैं, 5-10 मिनट लगते हैं, अपडेट हो जाती है अटेंडेंस। सेम डे में कराए करें करेक्शन। मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुकद्दस नईम, मुजना इम्तियाज, निकिता, प्रीत, रिफत किफ़ायत, सादिया भट्ट, सना फतानी, सारा शकील, सईदा अरीबा शाह, अरीबा शाह, अरीबा, सारा तो लग गई, अरीबा बोलो। सईदा माहम बतूल, उमैमा मलिक, उमैमा मलिक, उमैमा जावेद, विनेश कुमार, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, जुनैरा जहरा शाह। कहाँ है जुनैरा जहरा? क्या नाम है लड़को तुम्हारा? भाई सुन लो तो मैं अटेंडेंस लगाऊं ना, नाम बताओ। अमन शहजाद, अमन, और दूसरा अदीब, अदील अहमद ना? मार्क्स में देखता हूँ, पता नहीं मैंने कोई एक आध सब्जेक्ट की तस्वीर ले ली थी, बाकी मैं भूल गया था लेना। अगर मेरे पास है तो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी देर बाद पूछ लेना। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब ये हमारे पास है उसका सेकंड पार्ट।
post Pakistan resolution path, major events and movements to independence part 2। पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान और इसी तरह उसमें जो डिफरेंट मूवमेंट्स आई, तहरीकें इस्तेमाल हुई पाकिस्तान की आज़ादी से पहले, तो उसमें और मज़ीद क्या तहरीकें और मूवमेंट्स थी जिनका किरदार था, रोल था। तो यहाँ पर 5 डिफरेंट मूवमेंट्स का ज़िक्र होगा। जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 46, एक तो ये है। दूसरा कैबिनेट मिशन जो 1946 1946 में हुआ था, उसका ज़िक्र है। 3 जून प्लान है और बाउंड्री कमीशन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये 5 जो उस वक्त तहरीकें और समझ लें कि पाकिस्तान बनने के लिए जो भी पोस्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशंस पाथ, यानी कि जो रास्ते इख्तियार किए गए मुख्तलिफ़ कवानीन बनाने के, तहरीकें चलाने के, तो उनका यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है। ठीक है भाई, मोबाइल किसी स्टूडेंट के हाथ में इस्तेमाल ना हो, सब बिल्कुल दूर करके रख दें अपने हाथों से। इसी तरह अब फर्स्ट वाले को ले लें तो जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 46, 1945 से 1946 के दरमियान जो इलेक्शंस कराए गए उनका यहाँ पर ज़िक्र होगा। और ये बात हकीकत है कि हमेशा क्या हुआ है कि गैर मुस्लिम ने, अंग्रेज़ ने मुसलमानों को वो तरीक़ा सिखाया है कि जो इल्लीगल से लीगल बनाने का है। ये कोई मुसलमान सीखे सिखाए नहीं थे, बल्कि इनको अंग्रेज़ ने ये तरीक़ा सिखाया कि कैसे आप इल्लीगल काम को लीगलाइज़ करें। ठीक है ना, पहले इल्लीगल करें फिर उसको लीगलाइज़ कर लें। इसी तरह आपने देखा कि यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी निज़ाम पर आज तक जो है ना अमल किया जा रहा है कि पहले गलत काम किया जाता है, फिर उसी गलत काम को सही करा जाता है। यानी कि गलत कोई गलत में ही ठीक करने की कोशिशें होती हैं। चुनाचे आप जानते हैं कि जब फ़र्स्ट टाइम, और आपके मिड टर्म में भी आया था, सुरात में जो ब्रिटिशर उतरे थे सबसे पहले, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस करा और अपने पाँव जमाए और कब्ज़ा कर लिया। फिर वो जो है पॉलिटिक्स के अंदर भी शामिल हो गए और उन्होंने बरसग़ीर पर पूरे अपने कदम जो हैं वो मज़बूती से जमा लिए। आखिर यूँ समझ लें कि मुसलमानों और हिंदुओं के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई मज़ीद जो है ना अपने आप को मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए इलेक्शन कराए जाए कि भाई किस तरफ, किस जानिब जो है ना वो हिंदू जाना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में मुस्लिम जो हैं वो जाना चाहते हैं। तो लिहाजा इसके लिए उन्होंने जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 1946 कराए। यू के वॉन वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, आपको बताया भी था, एंड अगेन डाइवर्टेड इट्स फोकस ऑन दी सब कॉन्टिनेंट। अब 1945 के जो आम इंतखाबात हुए, बरतानिया ने दोबारा अपनी तवज्जो जो है वो देखा जाए तो बरसग़ीर की तरफ और ज़्यादा तवज्जो अपनी कर ली। इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द सेंटर एंड प्रोविंसेस। द मुस्लिम लीग अनाउंस्ड दैट इट वुड फाइट द इलेक्शंस ऑन 2 इशूज़। आप जानते हैं कि उस वक्त 2 बड़ी जमातें मौजूद थीं, एक जिसकी हिमायत हिंदुओं को हासिल थी और दूसरी वो थी जिसकी हिमायत मुस्लिम्स को हासिल थी, मुस्लिम लीग थी। और दूसरी जानिब से जो है वो दूसरी जमात जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी। ठीक है ना, तो इन 2 जमातों के अपने एतबार से जो है ना देखा जाए तो इन्हीं के दरमियान ये इलेक्शंस थे हकीकत में। तो इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द सेंटर एंड प्रोविंसेस। और ये इलेक्शंस किस एतबार से हो रहे थे, यानी कि पूरे मुल्की एतबार से, बरसग़ीर के मुकम्मल ख़ित्ते के एतबार से हो रहे थे, या फिर सिर्फ प्रोविंसेस वाइज हो रहे थे और सूबों के एतबार से हो रहे थे, तो उसकी यहाँ पे आपको तफसील बता रहे हैं। Based on these elections in December 1945 to January 1946, Constituent Assembly and Executive Council will be formed। ये 2 जो है ना डिपार्ट बनाना, ये इनका असल मकसद था
मोटिव यही था। और जो मुस्लिम लीग थे उसने जो दो इश्यूज़ ज़िक्र किए, यानी कि मरकज़ और सूबों के इंतखाबात होने जा रहे थे, मुस्लिम लीग ने दो इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़ने का जो है ना वो ऐलान किया था। पाकिस्तान पहला क्या था कि पाकिस्तान इज़ द नेशनल डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और सेकंड क्या था कि मुस्लिम लीग इज़ देयर सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या मतलब, पाकिस्तान बरसगीर के मुसलमानों का हकीकत में कौमी मुतालबा है, नेशनल डिमांड है। कौन? पाकिस्तान मुल्क का बन जाना, यानी कि सेपरेट नेशन का हासिल हो जाना, यही हकीकत में बरसगीर के मुसलमानों का आलमी मुतालबा है। बल्कि समझें, कौमी मुतालबा भी सिर्फ नहीं, यह आलमी मुतालबा है, क्योंकि कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम अगर डायरेक्शन से देखा जाता तो ये बाकायदा कंप्लीट नेशन के लाने के कानूनी एतबार से भी हकदार थे मुसलमान। जो नेशन होने के लिए, जैसे आप ये समझते हैं ना भाई, एक घर के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो फैमिली का होना होता है। एक कंप्लीट फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, तो हक यही होता है कि इनके लिए एक घर होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट फैमिली होती है और घर कंप्लीट फैमिली के लिए ही होता है। बात समझ रहे हैं? अगर एक अकेला आदमी घर में रहता है तो वो भी बेचारा परेशान हो जाता है, एक अकेली औरत भी रहती है, परेशान हो जाएगी, बच्चे तो रह ही नहीं सकते अकेले। तो एक जिस तरीके से कंप्लीट फैमिली वो इस बात की दलील होती है कि उसके लिए घर होना चाहिए, ऐसे ही एक कंप्लीट नेशन जो होती है, कौम होती है, उसके लिए एक सेपरेट लैंड होना ये भी ज़रूरी है। तो ये कानूनी जो मतलब आलमी कवानीन है ना, उनके भी ऐन मुताबिक 100% मुसलमान बरसगीर के जो उस वक्त थे ये बाकायदा सेपरेट नेशन का मुतालबा कानूनी एतबार से भी कर सकते थे, और ये उस क्राइटेरिया पर मुकम्मल तौर पे एलिजिबल थे। समझ गए बात? तो इसीलिए पाकिस्तान बरसगीर के मुसलमानों का कौमी मुतालबा है, और इसी तरह मुस्लिम लीग उनकी वाहिद नुमाइंदा जमात है। ये दो महाज पर मुस्लिम लीग जो है ना वो क्या करना चाहती थी? वोटिंग। यानी कि इन दो महाज पर मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम बिल्कुल जो है एक फ़ैसला कौन रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाए, तो वो मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी दो। अब आप देखेंगे आगे, आपको थोड़ा सा इन मैप्स के अंदर इस चीज़ का अंदाज़ा भी होगा कि पार्टी को जो है ना वो मुस्लिम लीग के एतबार से देखा जाए तो कितनी अक्सरियत हासिल है, और दूसरी तरफ अगर पार्टी को देखा जाए तो क्या अक्सरियत है एट सेंटर। आगे देखें तो एट प्रोविंस लेवल के एतबार से जहाँ जहाँ आपको रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, तो ये वो पार्टीशन है कि जिधर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, और उसके अलावा जहाँ जहाँ ब्लू कलर है उसका क्या हिसाब किताब है वो थोड़ा सा आगे आपको आके समझा रहे हैं। तो यहाँ देख लें, मुस्लिम लीग जो उसने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो 429 सीट्स आउट ऑफ 492 सीट रिज़र्व फॉर मुस्लिम्स, जो कि एक मेजॉरिटी कहलाती है, अक्सरियत। ठीक है ना? जिससे ये बात तो कम से कम साबित हो गई कि मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड जनवरी 11, 1946 एज द डे ऑफ विक्ट्री and declared that the election results were enough to prove that the Muslim League was the sole representative of the Muslims of the region। यानी कम से कम इतना तो इस के बाद फैसला हो गया, साबित हो गई बात कि मुसलमानों की जो हिमायती जमात है वो कौन सी है? मुस्लिम लीग है। उसी के हक़ में तो मुसलमानों ने देखें अक्सरियत के साथ वोट दिया। हाँ नहीं, ये नहीं भाई, ये वो नहीं है। उस वक्त सिर्फ इसका नाम मुस्लिम लीग था, और इसके अंदर जो मकसद यूँ समझ लें, नेशनल हीरोज़ थे ना उस वक्त के, जो पाकिस्तान के बनाने में असल किरदार जिनका था,
वो लोग इस जमात को रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके रिप्रेजेंटेटर जिसको कहते हैं। तो ये उस वक्त ना नून था, ना काफ था, ना गाफ था, कुछ भी नहीं था। समझ गए ना? तो ये होता है, नून से मतलब होता है नवाज शरीफ, और काफ से वो दूसरा वाला मुराद होता था, और ये सब है। ये तो बाद में इन्होंने इस नाम को चलाते रहे। जाहिर है वो तो बेचारे अच्छे लोग तो मर गए ना, गुल गए गुलशन गए, फूलों के पत्ते रह गए, जो इंसान थे वो मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। तो बस यही है अब तो अब जो जमातें हैं और रहनुमा हैं और जो तहरीकें हैं और जो हिसाब किताब है वो तो बहुत आउट हो चुका है। अब तो सियासत भी जो है एक बाकायदा प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉफिटेबल, कि आपने अगर 5 अरब इन्वेस्ट करें तो 100 अरब कमाएं। ये पूरा बाकायदा बिजनेस है। जैसे अभी तो आपने माशाल्लाह वो खातून का मामला तो देख ही लिया होगा ना, पिंकी है या डिंकी है, जो भी है। तो बहरहाल तो यही पाकिस्तान की पहचान है माशाल्लाह से। ऐसे ऐसे लोग देखो आ जाते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ये सेकंड मूवमेंट है। अब जब ये हालात हुए और इतना तो वाज़े हो गया, क्लियर कट हो गया कि भाई मुसलमानों की हिमायती जमात और रिप्रेजेंटेटिव जो लीग है वो कौन सी है, मुस्लिम लीग। वही मुस्लिम जमात जो मुस्लिम लीग है यही मुसलमानों की हिमायत में खड़ी हुई है और यही मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। अब ये चीज़ देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी एक ख़तरनाक बात थी। चुनांचे अब उन्होंने इस पर कैबिनेट मिशन जो है ना वो एक सर्वे के लिए ना टीम तैयार की 1946 में। अ मिशन वॉज सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन March to June 1946 to work on a plan for India's future political structure and to resolve the constitutional बातें नहीं करो and political issues, political deadlock। जून 1946 को बरतानवी हुकूमत की तरफ से एक मिशन हिंदुस्तान भेजा गया। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के सियासी गोया स्ट्रक्चर को, ढांचे को जो है ना मजबूत बनाने पर काम करने के लिए, कि भाई इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज भी और पॉलिटिकल वाइज, और इसी तरह जो सियासी मसाइल हैं और इसी तरीके से जो दीगर उनके इक़्तिसादी मसाइल हैं, मजहबी मसाइल हैं, उनको किस तरीके से जो है ना सॉल्व किया जा सके। तो जो ख़ुद हुकूमत के बढ़ते हुए मुतालबात और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो फ़िरका वाराना फसादात थे ना, कशीदगी थी, उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए एक इन्होंने टीम जो है वो तश्कील दी ब्रिटिशर ने, और 1946 में इस टीम को उन्होंने सर्वे के लिए जो है बरसगीर में भेजा कि जाकर भाई ये मुसलमान और हिंदू फसादात और उनके आपस में जो सियासी इख्तलाफात हैं और जो पेचीदगी हैं उसको दूर किया जाए। चुनाचे ये जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी, इस मिशन को क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन 1946। और इसके अंदर जो 3 अहम किरदार थे लोगों के, जिनके नाम भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, वो इस कैबिनेट मिशन टू इंडिया के नाम से जो मशहूर हुआ था, उसमें सबसे पहले ब्रिटिशर कैबिनेट का जो मेंबर था लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ये थे। दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये थे। और तीसरे जो थे वो A.V. अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोगों की कमेटी तश्कील दी गई जो सर्वे करने के लिए बरसगीर तशरीफ़ लाए माशाल्लाह से। अब इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो भी फसादात और उनके आपस के जो मुतालबात थे ना, उसको इन्होंने बातचीत करके हल करना था बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन इन 3 सीनियर बरतानवी काबीना के अरकान के काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत के बावजूद भी जब इन्होंने सर्वे किया आए और इन्होंने बड़ा कोशिश की और जॉइंटली तौर पर जो है ना उनके समझने के जो अहम किरदार थे उनको भी लेकर ये बैठे, इज्तिमाई बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ।
चुनांचे आखिर में काबीना ने अपनी तजवीज़ जो पेश की वो ये पेश की इन दी एंड कि भाई 3 रिकमेंडेशंस। बात समझ में आ रही है? कैबिनेट मिशन आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? किसको समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। कौन बता सकता है? रिवाइज कौन कर सकता है? ये जो है कैबिनेट मिशन, ये किस सूरत में हुआ था, ये सारा मैंने यहाँ से आपको बताया। इन शॉर्ट दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा किसी भी स्टूडेंट से। देखो, हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है यहाँ पर, पोस्ट पाकिस्तान पाथ मेजर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स इन द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सबसे पहले जनरल इलेक्शन 1945 टू 46 का जिक्र है कि बरसगीर के अंदर ब्रिटिशर ने ये फ़ैसला किया कि कानूनी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं और मामले को मुकाया जाए। फ़ैसला किया जाए भाई कौन जो है ना किसके हक़ में हमें फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई फसादात आपस के क्या थे, मुसलमान चाहते हैं पाकिस्तान बने, हिंदू चाहते हैं कि बरसगीर की तकसीम ना हो, कोई पाकिस्तान नहीं, जाओ निकलो यहाँ से। तो अब ये चल रहा था, ब्रिटिशर ने छलांग मारी कि भाई जो है ना इसके लिए इलेक्शन कराए जाए। 1945 से 46 में उन्होंने इलेक्शन कराए। मुस्लिम लीग बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो सीटें ले गई। चुनाचे इससे 2 बातें साबित हो गई कि मुस्लिम लीग एक नुमाइंदा जमात है मुसलमानों की और ये सियासत करना जानती है, ठीक है ना। जैसे आज के आपके ज़माने में मौलाना फजल रहमान साहब सियासत करना जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, या आपके ही बड़े बड़े सियासतदान कह रहे हैं, जो पाकिस्तान की क्रीम है ना वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मैं उनकी बात आपको सिर्फ स्टेटमेंट जो है ना आपको सब बता रहा हूँ कि वो ऐसा कह रहे हैं कि ये बेताज बादशाह हैं, सियासत के बादशाह ही हैं। भाई वो तारीफ़ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये उनकी बात बता रहा हूँ। आप माने ना माने वो अलग मसला है। बहरहाल, तो इन इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ कामयाब हो गई माशाल्लाह। अब क्या हुआ, आगे बढ़े तो बरसगीर के अंदर ब्रिटिशर तो ज़ाहिर है एक और कुछ और ही चाहता है, तो उसने अब एक मिशन तैयार किया, एक कमेटी तैयार की। वो क्या है, जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशन में उसने अपने 3 काबीना के मेंबरान्स को भेजा। भाई इधर सुन लो, मैं अभी पूछूंगा खड़ा करके, फिर मेरा मुंह नहीं देखना, मुझे बताना। 3 मेंबरान्स को भेजा, उनके नाम भी यहाँ मैंने आपको बता दिए, जिन्होंने आकर यहाँ पर क्या कोशिश करनी थी। चूँकि फसादात अब ज़्यादा हद से बढ़ गए, मुस्लिम लीग चूँकि जीत चुकी थी और जश्न मना रही थी, उधर से जो हिंदू थे वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लिहाजा फसादात और ज़्यादा भड़क गए। तो बरसगीर से फिर ये एक जो है ना टीम सर्वे के तौर पर यहाँ पर आई, 3 मेंबरान की तश्कील दी गई। उनको क्या फ़ैसला करना था, यहाँ आकर इन फसादात को हकीकत में ख़त्म करना था। ये उनका मोटिव था, ठीक है, ये मकसद था उनका। अब जब वो इधर आए और बैठे, बातचीत करी इज्तिमाई तौर पर, जॉइंटली दोनों पार्टीज़ के जमात के नुमाइंदगान भी बैठ गए उनके साथ। तो इन द एंड फ़ैसला क्या हुआ कि जी ये तो मामला जो है ना ऐसे हल हो ही नहीं सकता, ये तो मामला बड़ा ख़तरनाक है। और उन्होंने इस कैबिनेट ने जो है अपने 3 रिकमेंडेशंस जो थे वो अपनी यानी कि 3 आरा, अपने 3 मशवरे इनके सामने रख दिए कि भाई ये 3 चीज़ें हैं, इसमें से आप बताएं दोनों जमातें कि कौन क्या सेलेक्ट करना चाहता है। वो रिकमेंडेशंस मैं आगे बताता हूँ। अभी यहाँ तक मैंने जो समझाया, अब वो मुझे कौन बताएगा। 3 दफ़ा तो मैंने रिपीट कर दिया माशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ तक क्या बात हुई है आज? वो उस वाली बच्ची को जगा भी दो, बोलो हम अहम काम कर रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनो, फिर हम आपसे भी पूछेंगे। हाँ जी बेटा, तुम खड़ी होकर ज़रा आवाज़ से बताओ। हाँ, शुरू में ले जाओ फर्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ से बात शुरू हुई है, इवेंट्स और मूवमेंट्स की बात हो रही है।
यानी कि मुस्लिम लीग जमात जो थी वो वॉर्न कर गई थी, ठीक है, सही है, आगे आ जाऊं, बिल्कुल यहाँ पर वॉर्न हो गई, जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, इख्तलाफात और बढ़ गए हिंदू मुसलमानों के। तो अंग्रेज़ ने फिर क्या किया, आपसे पूछूंगा इसके बाद अब, हाँ, और आपको यहाँ से उठा के आगे बिठाऊंगा। अच्छा चलो बैठ जाओ, फिर भी माशाल्लाह तुमने सही बताया। हाँ खड़ी हो जाओ, अब आप बताओ ये सारा क्या मैंने समझा है। सर इलेक्शन हुए थे, ब्रिटिश इलेक्शन करवाए थे हिंदू और मुस्लिम में, इसलिए ताकि मुस्लिम्स को उनका स्टेट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो जो मुस्लिम थे वो इलेक्शन जीत गए थे। फिर ब्रिटिश ने यहाँ पे 3 मेंबर्स भेजे थे क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फसाद वगैरह होती है, उसको कम करवाने के लिए। फिर क्या हुआ, 3 रिकमेंडेशन दी थी, चूज करने के लिए। इन दी एंड जब कोई मतलब फैसला नहीं हो सका ना, तो फिर उन्होंने रिकमेंडेशन तो लास्ट में दी थी, आपने शुरू में ही दे दी। ये उन्होंने भेजा क्यों था, ये कैबिनेट मिशन 1946 ये क्यों भेजा था उन्होंने, इसकी वजह क्या थी, ये जो है ताकि कोई क्योंकि हेट ना पहुंचे एक दूसरे मुल्क में, जो इख्तिलाफात हो रहे थे जिससे बातचीत बंद हो गई थी या जंग हो रही थी, उसकी वजह से वो ना हो, उसकी वजह से भी दोनों को एक तरीके से अपनी हिंदू मुस्लिम जो फसादात थे उसमें 3 बुनियादी बेसिक पॉइंट्स क्या थे, वजह क्या थी, जिनको ख़त्म कराने के लिए कैबिनेट मिशन ये भेजा था, कमेटी भेजी थी सर्वे के लिए। वो तो कर रहे थे, लेकिन अभी फसादात क्या शुरू हो गए थे जो मैंने बताए, जो इश्यूज इनके दरमियान शुरू हो गए थे। पॉलिटिकल इश्यूज थे, रिलीजियस इश्यूज खड़े हो गए थे। इसी तरीके से जब मुस्लिम लीग जमात जो है वो उसकी हिमायत कर दी गई और वो बाकायदा पावर में आ गई, तो ये हिंदुओं को बर्दाश्त ही नहीं था फिर कि ये मुसलमान कैसे ताकत में आ रहे हैं, इनकी एक नुमाइंदा जमात कैसे खड़ी हो रही है अपने पाँवों पर। तो ये 3 बड़े मसले ये थे। जब पेपर में पूछे जाएंगे तो फिर ये नहीं लिखा जाएगा जो बातें आप आपस में कर रहे हैं, ये पॉइंट्स लिखे जाएंगे जो बता रहा हूँ बार बार। फिर ये मसला इन द एंड 3 रिकमेंडेशंस पर फाइनलाइज हुआ। वो 3 इन्होंने रिकमेंडेशन जो दी, पढ़ लो भाई, ये पीछे वाली लड़की आप पढ़ लो, एंड वाली लड़की, ये देखो द कलेक्टिव डिस्कशन से। हाँ, ये 3 उन्होंने अपनी तजावीज़ पेश की। भाई इन 3 में से हर जमात, दोनों में से 2 जमातें थी, आप को जो ऑप्शन समझ आता है आप सेलेक्ट करें उसको। और पहला क्या था, प्रोविंशियल ग्रुपिंग के जितने भी सूबे हैं उनको जोड़ा जाए, प्रिंसले स्टेट कायम की जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कानून साज असेंबली जो है ना वो तरतीब दे दी जाए, ठीक है ना, उसकी तंजीम बना दी जाए। बी एंड सी वर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जो प्रिंसले स्टेट था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यहाँ पर देखा जाए बी एंड सी के अंदर तो मुसलमानों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी इन सूबों के अंदर, जहाँ पर प्रिंसले स्टेट कायम थी, और दूसरा जहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते थे, एक कानून साज असेंबली। एवरी प्रोविंस विल मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो ये कह रहे थे कि हर सूबा गोया अपना आइन खुद बनाए, अपने कवानीन खुद मुरतब करें।
क्योंकि जैसे जो कोई इदारा चलाता है तो वो अपने कवानीन और उसके जो भी पॉलिसीज़ होती हैं तो उनको वो ख़ुद ही मुरतब करते हैं, ख़ुद आपस में मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं भाई क्या कानून नाफिज होना चाहिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन था। देन ऑल प्रोविंसेस विल जॉइंटली क्रिएट देयर सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर तमाम सूबे आपस में जुड़कर जो है ना फिर एक मज़ीद आगे के लिए कानून साजी करें, मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशंस उसको बिल्डअप करें, बनाएं। जैसे कि आपके यहाँ पाकिस्तान मुल्क के अंदर भी ऐसा ही हुआ है और ऐसा होता रहता है हमेशा। फाइनली ऑल थ्री ग्रुप्स ए बी सी विल मेक यूनियंस यूनाइटेड इंडिया। उसके बाद आखिर में तीनों ग्रुप यानी कि ए बी और सी जो तीनों रिकमेंडेशन के ऑप्शंस हैं ना, वो तीनों क्या करें कि आखिर में तीनों ग्रुप यूनियनों का आइन बनाएं मिलकर और उसको कहा जाए मुत्तहिदा हिंदुस्तान। ये जो आपको ए सेक्शन नज़र आ रहा है ब्लू कलर के अंदर है, बी जो है वो ग्रीन कलर में है और सी जो है वो डार्क ग्रीन है बी, और सी जो है वो लाइट ग्रीन कलर में, जो आपको बिल्कुल एंड की तरफ बंगाल और असम के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बाकी जितने ग्रीन वाले इधर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं समझ लें, और जो सबसे पहला फर्स्ट ब्लू वाला है तो इधर हिंदुओं की मेजॉरिटी है। जो ब्राउन है उधर मिली जुली या यूँ समझ लें कि इक्वल, ठीक है ना, इस एतबार से। तो अब जब ये बात हुई कि भाई सबसे पहले जो है ना प्रोविंस जो है वो अपना हर सूबा आइन बनाए, फिर उससे आगे बढ़कर तमाम सूबे मिलकर आइन बनाए, कवानीन मुरतब करें, फिर आखिर में पूरा जो है ना ख़ित्ता, पूरी की पूरी रियासत मिलकर यानी कि ग्रुप ए बी एंड सी ये सारे मिलकर एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनाए। यानी कि अभी भी अंग्रेज़ ये नहीं चाहता था कि बाकायदा तौर पर एक सेपरेशन हो जाए, बल्कि और डिफरेंट तजावीज़ और ऑप्शंस जो है ना वो पेश कर रहा था सामने, जिसकी तरफ हरगिज़ मुसलमान तो आना चाहते ही नहीं थे। लेकिन उसने इस तरह कवानीन के धांसे देकर मुसलमानों को जो है ना वो यहाँ भी फंसाने की भरपूर कोशिश की है। क्योंकि आप गौर करें थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, इसी मैप के ऊपर, तो आपको अंदाज़ा होगा जी जाएं कि असल में वो यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। ब्रिटिशर जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अब भी जो है ना इत्तेहाद हो जाए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। तो उसके लिए जी हमने ये 3 रिकमेंडेशन रख दिए, उसके हिसाब से आप चूज़ करें। अब मज़ीद आगे चलो, इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर लो और समझ लो। तो ये भी सेम वही फिगर है, वही पिक्चर है जो मैंने अभी पीछे आपको समझाई है, ठीक है ना। इनको आप ख़ुद भी देख लो तो कोई वो नहीं है। अब ये इन्होंने इसको सेपरेट करके आपको यहाँ पर मैप की शक्ल में दे दिया। अच्छा, एवरी प्रोविंस विल बी एलोकेटेड विथ फिक्स्ड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात यह समझ लो कि देखो हर सूबे, रियासत के अंदर जितने भी सूबे होते हैं, प्रोविंस होते हैं, जितने भी जो है ना आपके पहले तो बड़े शहर होते हैं, फिर उसके अंदर सूबा बना हुआ होता है, फिर उसके अंदर भी जो है ना बाज़ इस तरीके से आपके वो स्टेट्स नुमा बने हुए होते हैं। और हमारे यहाँ फिर उसके अंदर भी वार्ड सिस्टम भी होता है, यूसी सिस्टम भी होता है, काफ़ी सारी फिर असेंबली हैं और मुख्तलिफ है स्ट्रक्चर है पूरा। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि देखें ये तमाम चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ना, ये पॉपुलेशन वाइज होती हैं, पॉपुलेशन वाइज। यानी कि आपकी जो यहाँ की पाकिस्तान की गिनती होगी ना, उसको क्या कहते हैं आप, सेंसस भी होता है, सेंसस होता है ना जिसमें मरदमशुमारी जिसको कहा जाता है, शुमारियात। तो जब इंसानों की तादाद गिनी जाती है जिस खित्ते में या जिस सूबे के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस देहात के अंदर, तादाद के एतबार से उस जगह को जो है ना तश्कील दिया जाता है। आप बात समझ रहे हैं?
यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर कराची जितनी जगह है और इसके अंदर 10,000 की आबादी है और यह पूरा एक शहर करार दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर इतनी बड़ी जगह हो और उधर सिर्फ 10,000 की आबादी हो तो उसको गांव या इसी तरह किसी मकसद देहात का दर्जा तो दिया जा सकता है, लेकिन बाकायदा एक शहर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बात समझ आ रही है? इसीलिए आप जब गौर करेंगे तो देहात में आबादी शहर के मुकाबले में कम होती है, ये हकीकत बात है। और ये लेकिन क्यों होता है वो बात मैं समझा रहा हूँ कि जितनी पॉपुलेशन होती है उसके एतबार से जो है ना देहात बनता है, गांव बनता है, और इसी तरह हमारे यहाँ जैसे होता है कॉलोनियाँ बन जाती हैं। कराची के अंदर मुकम्मल तौर पर असल जो इलाके हैं उनसे ज़्यादा माशाल्लाह कॉलोनी है। भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ना काम की बात कर रहा हूँ, बेकार बात नहीं कर रहा। तो क्या है भाई, क्या कह रहा था मैं, देखो भूल गया वो फिर, लेकिन उनकी बात ही नहीं बंद हुई, वो अभी भी बात कर रही है माशाल्लाह। मैं क्लास से निकाल दूंगा, बाहर जाके बातें करना भाई। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था भाई, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो हमारे इलाके हैं ना उनसे ज़्यादा अभी भी कराची के अंदर क्या है, कॉलोनियाँ हैं। ये आप पीछे चले जाएं सारा कॉलोनी है। DHA तो बहुत थोड़ा सा है बेचारा, थोड़ा सा है बेचारा। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, फिर इधर आ जाओ तो कौन कौन सी माशाल्लाह 6 कॉलोनियाँ होती हैं, बीच में थोड़ा सा DHA होता है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि नाले जो हैं वो माशाल्लाह ज़्यादा हैं। जब भी नाला होगा तो बस दूसरा नाम होगा कॉलोनी। ये तो DHA वालों की बर्दाश्त है कि नाले में भी उन्होंने DHA बनाया, बड़ी बात है। वरना ये जो है ना हक नहीं है, उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि जिधर नाला हो उधर DHA नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो ये होता है इसी तरह है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से फिर बाकायदा एक सिटी जो है ना वो खुद ही मुरतब हो जाती है, बन जाती है। और जितने ज़्यादा वहाँ पर आसाइश और जो है ना ज़िंदगी गुजारने की आसानियाँ होती हैं, उसके एतबार से वो शहर जो है ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। जैसे कराची को इतनी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में खुसूसियत ख़ास तौर पे स्पेशली क्यों हासिल है कि आप देखें यहाँ पानी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बात की बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ इजी और आसान क्यों है कि पानी है। असल बात क्या है, कनेक्शन है, पानी से कनेक्शन हो जाते हैं। देखिए सुरात पर भी पानी से ही तो ब्रिटिशर उतरे थे, तो पानी नहीं होता तो जहाज़ तो उस ज़माने में इतने वो थे नहीं। तो बहरहाल अब हर सूबे को उनकी आबादी के तनासुब से मुकर्ररा नशिस्तें दी जाती हैं। अब जितनी पॉपुलेशन होती है उसके परसेंटेज वाइज वहाँ पर सीटें, नशिस्तें जो है ना वो निकलती हैं। तभी आप देखें तो पाकिस्तान की आबादी बढ़ क्यों नहीं रही। कागज़ों के अंदर, शुमारियात के अंदर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं रही। गुज़िश्ता 18-20 साल हो गए माशाल्लाह। हालांकि यहाँ के लोग ऐसे सुकून से थोड़ी बैठे हुए। भाई पॉपुलेशन तो माशाल्लाह बढ़ ली है, लेकिन उसको आगे बढ़ाया क्यों नहीं जाता, क्योंकि अपने मफादात हैं, अपने फ़वाइद हैं। फिर नशिस्तें निकलेंगी, कौन संभालेगा। हमारी हुकूमत जा सकती है, जब ज़्यादा सीटें होंगी तो पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, इकरा यूनिवर्सिटी वाले या AIFD वाले। और अगर इन्होंने थोड़ा सा भी समझ और अक्ल से काम कर लिया तो हमारी हुकूमत तो गई। फिर जैसे बांग्लादेश में देखें, नौजवानों ने, आप जैसे ही नौजवान तो थे, उन्होंने 400 जवानों की जानें जो हैं गंवाई, लेकिन कैसे तख्ता पलट दिया पूरे मुल्क का, कैसा माशाल्लाह निज़ाम ले आए। तो यही बात होती है कि जब ज़्यादा नशिस्तें निकल आएंगी तो फिर उनको संभालना मुश्किल है। चुनांचे इसीलिए जब ये बाकायदा मनोड़ा को एक अलग डिस्ट्रिक्ट इन्होंने कानूनी एतबार से उसको बनाया ना, तो पहले से पूरी इन्होंने सारी तैयारी करी कि भाई इधर DC हमारा कौन सा आएगा, इधर AC जो 9 भर्तियों ने वो कौन कौन से आएंगे, जो पुलिस स्टेशनों को हमने संभालना है,
फिर कितना रकबा इसके अंदर आएगा, कितने लोग इसके अंदर बढ़ गए, हम किस किस एतबार से, पूरा होल्ड यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके इन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट एक 7वां जो है ना पूरे इसमें बनाए। इतना आसान नहीं होता बनाना, लेकिन अगर हकीकत में सिर्फ़ और सिर्फ पूरे सिंध की आबादी अगर खुलकर सामने आज कर दी जाए ना, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये 7-8 करोड़ से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। लेकिन ये 3 करोड़ से ऊपर ही नहीं आने देते उस आबादी को, डबल से ऊपर है। जबकि क्यों नहीं आने देते? कि इनका नुकसान हो जाएगा। फिर बात समझ आ रही है? जैसे इस क्लास में आप 100 बच्चे ले आए, क्या होगा फिर? इधर बैठने की जगह 50 की है और 50 बच्चे अब कहाँ बैठेंगे? इधर बैठेंगे या नीचे ज़मीन पे बैठेंगे? क्या हाल हो जाएगा वो आपको पता है। और 100 बच्चे हों लेकिन एसी एक भी ना चल रहा हो, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, पंखा एक भी ना चल रहा हो, तो फिर क्या हाल हो जाए? खिड़की भी ना खुले और आपको कहा जाए जी बिल्कुल ये भी नहीं करना, चूँ भी नहीं करना, तो अब क्या हाल हो जाएगा आप समझते हैं। तो यही समझ लें कराची का माशाल्लाह इस वक्त। फिर अगर आप चलें और एकदम डराम से अंदर खड्डे में या गटर में, या ये जगह सारी उखड़ी हुई हो, चलने का रास्ता ही ना हो, बैठने की जगह ना हो, तो यही हाल। दूसरा नाम इसी चीज़ का क्या है? कराची है। तो ये निज़ाम जब ऐसे हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये उसी तनासुब के एतबार से नशिस्तें मुकर्रर की जाती। सबसे पहले तो सीटें निकलती हैं। जाहिर है किसी इदारे के अंदर जब पिछले लोग रिटायर हो जाते हैं तो अगलों की भर्तियां होती हैं कि भाई उस सीट पे बंदा बिठाना, काम कराना है भाई, खाली तो नहीं छोड़ सकते, काम रुक जाएगा। बात समझ रहे? इधर 10 लोग अगर रिज़ाइन देकर चले गए तो अब उसकी जगह पर आप समझते हैं किसी को नहीं रखा जाएगा? रखा जाएगा ना, एक ज़रूरत है ना, उनकी काम कराना है उनको। तो ऐसे ही नशिस्तें होती हैं। आइन साज असेंबली की नशिस्तें 293, सूबाई असेंबली की नशिस्तें 93, रियासतों की नशिस्तें जो यूनियन के आइन का मसवदा तैयार करेंगी मिलकर। तो इस तरीके से एक अबूरी हुकूमत बनाने के लिए ना इन्होंने कोशिश की आपस में मिलकर। तो अब हुआ क्या कि बाज़ रिकमेंडेशन 3 पॉइंट्स जो थे उसमें लीग जो थी मुस्लिम लीग, वो किसी 1 या 2 पॉइंट पर एग्री कर गई, बाकी पर रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह जो अपोजिट पार्टी थी, हिंदुओं की क़यादत जो कर रहे थे, उन्होंने भी इसी तरह 1 पॉइंट या 2 को जो है ना एक्सेप्ट किया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये मसाइल सामने आए। कांग्रेस ने बाज़ पॉइंट्स को यहाँ पर मुस्तरद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि भाई ग्रुप बंदी हो, जो पहला रिकमेंडेशन ऑप्शन था, और मुस्लिम लीग चाहती थी ग्रुप बंदी हो, यानी कि तमाम प्रोविंस के जो है ना अलहदा नशिस्तें मेजॉरिटी वाइज अगर वहाँ के मुसलमान अक्सरियत में हैं तो उनको मिले, अगर हिंदू हैं तो उनको मिले। भाई इसी से तो फिर आपस में सेपरेशन का दरवाज़ा खुलेगा, डोर ओपन होगा। जब तक ये नहीं मामला होगा और घटमट चलता रहेगा और ये सेपरेशन और ये फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो तब तक तो मसाइल खड़े रहेंगे फिर। तो इसीलिए उसने ग्रुपिंग सिस्टम को मुस्लिम लीग ने जो है ना एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इसके अलावा कांग्रेस को मरकज़ी हुकूमत जो थी वो उसका ख्याल भी पसंद नहीं आया। प्रोविंशनल जो सेकंड रिकमेंडेशन था ना इनका, प्रिंसले स्टेट वाला, कि इसके अंदर भी उनके लिए जो है ना हिंदुओं के लिए फिर नुकसानदेह था ये अमल। और मुस्लिम लीग के मफाद के अंदर था कि भाई ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी जब हासिल हो जाएगी तो वो जानते थे कि मुस्लिम्स तो मेजॉरिटी के अंदर हैं, ऑटोमेटिकली जब इस कानून को, इस पॉइंट सेकंड रिकमेंडेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ख़ुद ब खुद मुसलमानों को ज़्यादा सूबाई नशिस्तें मिल जाएंगी क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है। फिर तो लाड़काना से आने वाले लोग इधर अपॉइंट ही नहीं हो पाएंगे अगर हमने इनका डोमिसाइल उसको हैसियत दे दी तो।
कराची के डोमिसाइल को इतनी पावर दे दी, ताकत दे दी। तो आपसे ज़्यादा माशाल्लाह जो है लाड़काना और इधर उधर माशाल्लाह दूर दूर इंटीरियर सिंध के जितने भी इलाके जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, हो सकता है आप इधर लिख भी ना सकें उनके नाम। एक लाड़काना ही बोल दो तो शायद कोई ना लिख पाए। लाड़ लाड़ कैसे लिखते हैं भाई समझ आ गई बात। तो इसी तरह ये सिस्टम अंग्रेज़ इनको माशाल्लाह सिखा के गया है। ये अंग्रेज़ की तरबियत पे चल रहे हैं, इस्लाम की कुरान और हदीस की तरबियत पे थोड़ी चल रहे। अगर उसकी तरबियत पे चल रहे होते तो यकीन करें हम शायद हो सकता था सोने के निवाले खा रहे होते, इतनी बरकत और रहमत हो जाती। अभी जो अजियत में ज़िंदगी और परेशानी में इन्होंने डाल दी है ना, ये ना होता। ये जो टेंशन है, कोई खंबे पे चढ़ रहा है तो कोई जो है ना जी उधर से जाके टीनट्टी से छलांग मार रहा है, कोई लटका रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस ये चल रहा है मुल्क के अंदर। किसी को कोई एहसास ही नहीं, कोई देखने को सुनने को और कुछ करने को तैयार नहीं है माशाल्लाह। तो ये मामलात हुए। हाँ, जॉइंटली फॉर्म दी गवर्नमेंट सम की इवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। चले भाई आगे पढ़ो, किसका नंबर था? उसके बाद वो लड़के का नंबर आ गया ना। जॉइंटली फॉर्म दी गवर्नमेंट सम की इवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। बाज़ ऐसे पॉइंट्स से कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। बाज़ इसके उलट भी थे। तजवीज़ के मुताबिक हुकूमत सियासी ग्रुपिंग उसको दी जाएगी जो इस मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कांग्रेस ने इब्तदाई तौर पर इस प्लान को मुस्तरद कर दिया, कांग्रेस पार्टी जिसमें हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, लिहाजा बतौर एहतजाज मुस्लिम लीग ने पीछे हटकर डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को जो है ना डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से एक इवेंट रखा, उसे मनाया। नतीजतन क्या हुआ? इन दी एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि दोनों ने ये तजवीज़ कबूल कर ली। कांग्रेस ने भी कबूल करी, लीग ने मुश्तरका तौर पर जॉइंटली जो है ना हुकूमत बनाई और इस दौरान कुछ अहम वाक़यात इवेंट जो है ना वो पेश आए। चले भाई लड़के आप पढ़ लें आगे। Some key events during this time: communal tensions between both majority group, provincial election in 1946. अब जब जॉइंटली इनकी जो है ना समझ लें कि आपस में मिलजुल कर इन्होंने फ़ैसला कर लिया और आगे बढ़ने का इरादा किया, तो अब मुख्तलिफ इनके सामने डिफरेंट जो है ना चीज़ें आने लगी। सबसे पहले जो मसला सामने आया वो फ़िरका वाराना कशीदगी थी, कम्यूनल टेंशन बिटवीन बोथ मेजॉरिटी ग्रुप्स, क्योंकि ज़ाहिर है अब दोनों अक्सरियती ग्रुप थे, उनके दरमियान सूबाई इंतखाबात जो हुए 1946 में, सूबाई इंतखाबात में हिंदुस्तानी रहनुमाओं को इक़्तिदार मुंतकिल करने की जानिब एक अहम ये कदम था। अब जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर फ़िरका वाराना कशीदगी भी बढ़ गई इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें भाई लड़के, अगला लड़का। द मुस्लिम लीग्स, हाँ प्रोविंशियल इलेक्शन। हाँ, इंडियन लीडर्स को जब वो मकसद पावर देने का उन्होंने इरादा किया ना, तब ये कशीदगी सामने आई। थर्ड पॉइंट पढ़े, मैंने बता दिया। द मुस्लिम लीग सक्सेस, उसके बाद वाले। हाँ सही। बातें नहीं करें। हाँ चलें चलें। दी मुस्लिम लीग सक्सेस से आपको खुद समझ आ रहा है कि मुस्लिम लीग जमात की जो कामयाबी थी उससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने सूबाई इंतखाबात में ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल करी। जब इन्होंने वाज़े तौर पर बिल्कुल कामयाबी हासिल करी तो इससे उनके पाकिस्तान के मुतालबे को, सेपरेट नेशन के मुतालबे को, नारे को क्या मिला? तक़वियत मिली, मजबूती हासिल हुई।
चलें आगे नेक्स्ट, द इंटरिम गवर्नमेंट। उन्नीस सौ 46 जुलाई के अंदर एक बरतानवी हिंदुस्तान में उबूरी हुकूमत, जिसको यूँ कहा जाता है कि जैसे मतलब एक आपके यहाँ भी जब वोटिंग हो रही होती है, एक प्राइम मिनिस्टर जब रिटायर हो गया, हाँ, ख़त्म होने के बाद, तो आर्जी तौर पर जैसे एक किसी को नायब वज़ीर आज़म होता है, वो वज़ीर आज़म बन जाता है। तो इस तरीके की हुकूमत जो है ना वो कायम कर दी गई बरतानवी हिंदुस्तान में 1946 जुलाई में ये उबूरी हुकूमत हुई। चलें इसके बाद आगे वाली लड़की वो कोने वाली पढ़ लें। कंटिन्यूड नेगोशिएशंस, हाँ वो वाली लड़की का नंबर है ना आपका, नहीं वो आपके आगे कौन है, वो जो आपके साथ जो है, वो आपके उधर बैठी हुई है, कोई नहीं है तो चले आप पढ़ें। आपके उस तरफ तो कोई नहीं बैठी हुई ना बच्ची, आप पढ़ें फिर। नज़र नहीं आ रहा, आप पढ़ लें। आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? आपको आ रहा है बेटा? आपको भी नहीं आ रहा? आपने तो पढ़ा था ना, तो आपको कैसे नज़र आ रहा है जब इन चारों तीनों को नज़र नहीं आ रहा? उसको नज़र आ गया, वो पीछे बैठी हुई बेचारी आराम कर रही है। हाँ, वो आपसे पीछे वाली ने पढ़ा है, मुझे भी दिख रहा है यहाँ से, देखो कौन सा पढ़ना है। कंटिन्यूड नेगोशिएशन एफर्ट्स टू फाइंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द कम्युनल डिवाइड एंड टू अकोमोडेट द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान कंटिन्यूड थ्रू आउट दिस पीरियड। यही तो है। चलो अब पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अरे नहीं, यही वाली लाइन पढ़नी है, कंटिन्यूड नेगोशिएशंस। अब कंटिन्यूड नेगोशिएशंस यानी कि मुसलसल मुज़ाकरात ये चलते रहे कंटिन्यूसली। फ़िरका वाराना तकसीम का सियासी हल तलाश किया गया और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मुतालबे को एडजस्ट करने की भी कोशिश की गई। इस पूरे अरसे के दौरान यही सारा मामला जो है ना जारी रहा और इस सब से बहुत फ़ायदा भी हासिल हुआ, चूँकि एक जमात के हाथ में होल्ड आया कम अज़ कम, अब वो जो है ना अपनी ताकत के साथ सारे मसाइल को हल कर सकती है ना, जब उसके हाथ में पावर आई है। तो ये काम एक अच्छा शुरू हो गया। द प्लान्स फॉर्मुलेशन, चलो आप पढ़ लो बेटा, ये वाली बच्ची आप, द प्लान्स फॉर्मुलेशन जितना भी नज़र आ रहा है उतना पढ़ लो बस। द प्लान्स, भाई ये 2 लाइनें पढ़ लो बस, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। प्लान की तश्कील यानी कि इन दी एंड जो आखिरी प्लान वो मुंतज़म किया गया, यानी कि उसको मैनेज किया गया, वो ये था कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना समेत हिंदुस्तानी सियासी रहनुमा जितने भी थे वो उन सब के दरमियान मुज़ाकरात हो गए, आपस में बैठे और बिल आखिर 3 जून के प्लान को तश्कील देने पर ये मुज़ाकरात जो है ना वो ख़त्म हुआ। यानी कि इसका एंड किस चीज़ पर हुआ कि 3 जून को जो है ना एक प्लान बनाया जाएगा, उसके बारे में आपस में बैठेंगे, बात करेंगे और वहाँ तक के लिए अभी जो है ना नशिश बर्खास्त की जाती। तो 3 जून प्लान ये फिर हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, ठीक है। चलें भाई, आप बताएं कि प्रेजेंटेशन जिसकी है, कौन कौन से ग्रुप हो गए थे हमारे पास? एक भी ग्रुप नहीं हुआ। सीआर वाला, सीआर कहाँ है? आइए, सीआर ही एब्सेंट है तो हाँ इनको बना देते हैं सीआर भाई।
बस वो ही होना चाहिए जो आगे बैठे कम से कम क्लास में आ रहे, बस काफ़ी है। जो आ ही नहीं रहा उसको क्या सीआर बना के फायदा। अटेंडेंस आखिर में करेंगे जब आप प्रेजेंटेशन दे देंगी ना। वारा फरहान है ना, इसमें आपका नंबर का है, देखो इसमें ग्रुप वाइज देनी है लेकिन इंडिविजुअल मार्क्स मिलेंगे आपको। अपना 2 से 3 मिनट आपने प्रेजेंट करना है। ये है सर मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो ये मैंने बना दिया आपको ग्रुप एडमिन। नहीं हो तो फिर ठीक है। मेरी ग्रुप मेंबर है जवेरिया, उसने आपको शायद मैसेज भी किया था कि उसकी तबीयत खराब है, अच्छा, तो मैं उसके साथ आपको प्रेजेंटेशन आपके पास है अपनी पीपीटी है? नहीं है। ये जो है मरियम मुजम्मिल, सादिया भट्ट, सना फतानी, इकरा, मोहम्मद अमीन, मनाल खान, ये कौन है? आप लोग ने दे दी थी? कोई बात नहीं, नहीं आए तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ है। भले एक आएगी ग्रुप में से वो प्रेजेंट करेगी, अगर एक भी लड़की आएगी तो वो प्रेजेंट करेगी, भले बाकी 4-5 नहीं आई हो, उनके नंबर 0 हो जाएंगे बस। अब ये करना ये कि ये जो ग्रुप आए हैं ना, आपका ग्रुप नंबर 1 है ना, इनका ना एक पेज पे लिखना है ग्रुप नंबर 1 है। आपके जो एब्सेंट है उनका नाम इनको लिखवा दें, जो प्रेजेंट आप दोनों दे रही हैं अपने नाम भी लिखवा दें। बाद में आपको एक पेपर, अगर अभी देना चाहें दे दें, बाद में देना है तो बाद में। ठीक है। हाँ, कौन से वो थे? आइडियोलॉजी। मैं देखता हूँ, अगर मैंने रखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस दफ़ा भूल गया था तस्वीर लेना, रिकॉर्ड रखना भूल गया। फाइनल में ले लेंगे। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी थर्सडे है ना? नहीं लिया मैंने, एग्जामिनेशन से अब पूछना पड़ेगा आपको, वहाँ से पूछने मिल जाएंगे मार्क्स। चलें स्टार्ट कर लें, क्या हुआ? Assalamualaikum everyone. So my part is the background of Khilafat movement. खिलाफत मूवमेंट जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद स्टार्ट की गई, जो कि 1919 से लेके 1924 तक कंटिन्यू रही, यानी ऑलमोस्ट 6 इयर्स की कंटिन्यू रही। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है उस्मान एम्पायर को जो है डिफीट का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से मुसलमानों को जो है थोड़ा खतरा लाइक था कि उस्मान एम्पायर की जो पावर है वो वीक हो गई है, तो उसकी वजह से मुसलमानों की जो पावर है वो वीक हो जाएगी और मतलब मुसलमानों को जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मुसलमान जो थे उस्मान एम्पायर तो उस्मान सुल्तान को अपना जो है खलीफा माना करते थे। और इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ एवरेज जो है 1920 में उसका मुआहदा जो है वो उसका मुआहदा जो है वो साइन किया गया, जिसकी वजह से उसका मुआहदा जो है साइन किया गया, जिसके बाद
जो क्योंकि मुसलमान जो है उस्मान सुल्तान को जो है एक लीडर माना करते थे सल्तनत उस्मानिया का, और उनको मतलब कि पता आया था कि मतलब जो है वो ये मूवमेंट सिर्फ एक मूवमेंट नहीं थी, बल्कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट भी इसको माना जाता है। Now I am talking about the Indian contact and side effects, and its importance. Strong emotional link of Indian Muslims with Tariq. इस मूवमेंट में जो है अलीगढ़ मूवमेंट ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि इस मूवमेंट से पहले जब अलीगढ़ मूवमेंट हुई सर सैयद की जानिब से, तो मुसलमानों को अवेयरनेस दी गई कि मतलब जो है वो एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन और पॉलिटिकल चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट करें, उनको एक अवेयरनेस आई, तो मतलब कि उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और इसको जो है हम पैन इस्लामिक एग्जाम्पल भी जो है मान सकते हैं। वो इसलिए कि जो है पैन इस्लामिक इस्लामिज्म की एग्जाम्पल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरी जो दुनिया के मुसलमान थे वो यूनाइट हुए थे आपस में। उन्होंने जो है हर पॉलिटिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, और उनको मतलब कि जो है अपने राइट्स की नॉलेज मतलब कि आई थी। इस मूवमेंट का मेन मकसद क्या था? सबसे पहला मकसद प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत, यानी खिलाफत को प्रोटेक्ट करना, और रिस्टोर अथॉरिटी ऑफ द उस्मान खलीफा, यानी उनको जो उनकी पावर्स वीक हुई थी उस्मान एम्पायर की, उसको वापस से उसी पोजीशन पे लेकर आना। प्रोटेक्ट हॉली प्लेसेस मक्का मदीना, यानी जो है हमारी इस्लामी जो है हॉली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना, खासकर के मक्का मदीना, ताकि वो जो है गैर मुस्लिमों के या ब्रिटिश के हाथ में ना चली जाए। हिडन एम यूनाइट मुस्लिम एंड कॉलोनियल रूल, इसका जो एक हिडन एम था वो था मुसलमानों को यूनाइट करना, और जो है कॉलोनियल रूल को जो है ताकि वो जो है उसकी रेजिस्टेंस ना हो। My topic of presentation is the Maulana Muhammad Ali Jawhar and Maulana Shaukat Ali Jawhar. So the Maulana Muhammad Ali Jawhar, he is the main leader of the main voice of Khilafat movement. खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों भाइयों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और इन दोनों भाइयों ने खिलाफत को स्टार्ट किया था। एंड दे मुझे 2 न्यूज़पेपर कामनान और कामनान जो है ना, उन्हें न्यूज़पेपर के उन्होंने अवेयरनेस फैलाई थी। एंड ऑटो एंड कैलिब्रेट भी ये सपोर्टर्स थे, और ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट थे, तो भी उन्होंने काम किया है। और इनका मेन रोल है मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई के पूरे इंडिया में कंटिन्यू हुई। एंड इसके अलावा महात्मा गांधी जी का साथ मिलाया था, ताकि अपने मूवमेंट को और अच्छा स्टैंडर्ड बनाए। इसके अलावा मैनी लीडर्स फेस इम्प्रेसमेंट, बिकॉज इनके एक्टिविज्म की वजह से और इनके सपोर्ट लीडर की वजह से इन्हें इम्प्रेसमेंट का सामना करना। एंड मौलाना शौकत अली जौहर ने भी अपने भाई के साथ काम किया। इनने मुस्लिम के साथ डिफरेंट लीगल मोबिलिटी मार्केट में काम किया था, हेल्प किया था, और इनने पावरफुल स्पीचेस दी थी मुस्लिम्स के लिए, ताकि वो यूनाइट कर सके और उन्हें सेलिब्रेट किया। एंड इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और पार्टिसिपेट किया। एंड एवरी लीडर प्लेज रिप्रेजेंट बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। एंड कोऑर्डिनेशन इनके क्या था, लीडर्स के साथ पब्लिक इन दोनों भाइयों का मेन रोल क्या था, इनके साथ में क्या था, ये था कि ये आपका मेन हीरोज ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, और ये खिलाफत मूवमेंट के सिंबल है।
इनमें मुस्लिम्स को मैटर्स एक जगह पर करने की कोशिश की थी और उसके प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट नहीं किया था और इन्हें हिंदू कम्युनिटी के लिए गांधी से हाथ मिलाया था और इसका बहुत सी कोशिश की थी एंड व्हाट आर द मेन इवेंट्स सबसे पहले एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी एंड खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में स्टार्ट हुई थी एंड खिलाफत कमेटी बनी थी मूवमेंट को आगे करने के लिए हमें क्या काम करना है क्या चीज़ें उसमें करनी है उसके खिलाफत कमेटी बनी थी तो गांधी का सपोर्ट था महात्मा गांधी ने मुस्लिम को सपोर्ट किया दैट्स द मेन थिंग फिर बाइकआउट मूवमेंट हुई थी ये बिजनेस मूवमेंट हुई थी बाइकआउट मूवमेंट में ब्रिटिश रूल्स का काम हुआ था बिजनेस मूवमेंट में बहुत सारे मुस्लिम अफगानिस्तान माइग्रेट कर रहा था लीडर अरेस्ट हो गए दैट्स द मेन थिंग एंड एज ऑफ खिलाफत मूवमेंट मुस्तफा कमाल आजाद ने एक खिलाफत में ज्वाइन किया कंप्लीट हो गई तो फिर यहाँ पर ये सवाल करेंगे आप। हाँ जी, कोई सवाल करने हैं या कोई देना तो गलत बताया हो तो आप बता सकें कि आपको सुन रहे हैं और अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो मैं करूँगा और ये भी करेंगे। फर्स्ट स्लाइड पर इनका हाँ जी हाँ इनका जो प्रेजेंट किया क्या टॉपिक है इनका क्या टॉपिक था इनसे मोहम्मद अली जवाहर और शौकत अली जवाहर नहीं दोनों भाई थे बड़ा बनता है जवाहर बड़े जवाहर का दोनों का भाई थे ये सही बता मोहम्मद अली जवाहर और शौकत अली जवाहर ये दोनों भाई थे सही जवाब दे सही के नहीं अच्छा चले आगे आ जाए उसके बाद वो वाली लड़की जो मोबाइल यूज करती है हिंदू जरा इधर तवज्जो देना आज इन्होंने क्या प्रेजेंटेशन दी यहाँ पर बताया इन्होंने किसके बारे में बताया इन्होंने ये इनकी बात कर रहे हैं स्लाइड तो अभी बिल्कुल सामने मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो खड़ी हुई है स्लाइड्स ओपन है इन्होंने क्या प्रेजेंट की ये जो पहले करी आप मोबाइल को छोड़ देना ताकि आप क्लास में रहे मैंने आपसे दूसरे नंबर पे सवाल किया पहला सवाल इनसे किया इन्हीं के बारे में किया उन्होंने जवाब दिया काफी देर 1-1.5 मिनट डिस्कशन हुई मैं मैसेज करी थी मैंने क्लास में हम क्लास ले रहे हैं इसीलिए तो आपको यही बात समझने में इतना वक्त लग रहा है कि हम किससे सवाल कर रहे हैं और किसने प्रेजेंट किया इन्होंने किया है और ये खड़ी है यहाँ पर और हम ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है कुछ आपने सुना हो तो बता दें क्या प्रेजेंट किया आपका नाम क्या है बताएंगे अपना नाम इकरा मोहम्मद अमीन इन्होंने क्या प्रेजेंट किया यहाँ पर इतनी देर माशाल्लाह इनकी आवाज भी बड़ी बिजली कड़कदार थी ना चाहते हुए आपको आवाज आई थी इनकी आवाज मुझे सही लगी ना ऐसी होनी चाहिए तैयारी तो क्लास से पहले करके आना चाहिए जैसे थोड़ा सा बता दो इन्होंने आगे नेक्स्ट स्लाइड पर उसमें से देख के थोड़ा सा बता देंगे ये देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत and move out of the Muslims and unite Muslims and Muslims
इसमें ये बताया होगा कि असल में ये बात इन्होंने ये बताई थी कि खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों का जो एक वर्ल्डली रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, वो खिलाफत मूवमेंट सिस्टम। हमारे यहाँ खलीफा होता है जो पूरी दुनिया पे जो है ना खलीफा होता है, एक ही खलीफा होता है। अल्लाह की जानिब से वो खिलाफत होती है। खिलाफत के माना होते हैं कि नाइब, दीन इस्लाम शरीयत कुरान और हदीस का एक नाइब होता है जो सबसे बड़ा आलिम वाला होता है, सबसे बड़ा आमिल अमल करने वाला होता है। ध्यान से निकाल के हमारा है मेरी आवाज है, मतलब ये हल्की आवाज को तेज करने वाला है। तो इस खलीफा का काम क्या होता है कि पूरी दुनिया का निजाम चलाना। तो उस वक्त क्योंकि अंग्रेज जो थे वो यही चाहते थे कि खिलाफत का निजाम टूटे और हमारा निजाम जो है ना वो आ जाए। तो खिलाफत को कमजोर कर रहे थे मुसलमानों को। तब ये एक परेशानी राहत हुई थी कि जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि ये मक्का और मदीना की रियासत पर भी अपना हुक्म जमा लें। जैसा कि आज आप फलस्तीन के अंदर देखिए इस तरह के हालात हैं। अब उनकी मर्जी होती है, जब चाहते हैं मुसलमानों को की मस्जिद को ही इबादत गाह को ही बंद कर देते हैं, मस्जिद अक्सर। और जुम्मे का भी दिन होता है, बड़े ईद का दिन भी होता है, वहाँ नमाज भी पढ़ते हैं। जबकि ऐसा तो मुसलमान कभी भी नहीं करते, ये छोटी सोच की बात। मुसलमानों का आपने सुना कभी 77-78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए कि सदर में जो क्रिश्चियनों का गुरुद्वारा था या जो उनका प्लेस था उसको बंद कर दिया थी इतने महीनों के लिए या इतने दिनों के लिए वहाँ ये इबादत आप नहीं कर सकते। या जो फलाना हिंदुओं का मंदिर था सोल्जर बाजार में उसे बंद कर दिया जी, अब वहाँ पे हिंदू अपनी पूजा गानी और पूजा नहीं कर सकते। या फलाना जो किसी का रिलीजियस वाइज प्लेस था उसको आर्थिक तौर पे जो है एक हफ्ते के लिए बंद कभी भी नहीं होता है ना मुसलमानों की। मुसलमान दहशतगर्द थोड़ी आप अपनी हरकतें देखिए कि आप क्या करें। एक मुसलमान को उसकी मस्जिद में ही जाने से आप रोक, जबकि आज तक मुसलमानों की पूरी तारीख में एक वाकया आप नहीं बता सकते हैं जिसमें मुसलमानों ने कभी किसी गैर मुस्लिम को उसकी पूजा करने से या उसकी अपनी इबादत करने से या उसके अपने मंदिर या गिरजाघर या गुरुद्वारे में जाने से रोका। कहीं भी ऐसा एक भी वाकया नहीं आज तक तारीख में नहीं। तो आप खुद फैसला कर लें कि दहशतगर्द तो आप नहीं, दहशतगर्द हम थोड़ी, आप है सबसे बड़े दुनिया के दहशतगर्द हो। अमेरिका और इस्राइल और ये सब जो गैर मुस्लिम, आप हमारी होली बुक्स को आग लगाते हैं, जलाते हैं, आप हमारे नबियों का कार्टून बनाते हैं। कभी आज तक आपने सुना कि पाकिस्तान के मौलवियों ने जी वो फलानों के हिंदुओं का बुजुर्ग था उसका कार्टून बना के जन अखबार में छाया या हिंदुस्तान के उलमा ने ऐसा कोई कारनामा किया? तो ये पता चलता है कि हमारा तो दिल बहुत बड़ा है। हम तो आपके बुजुर्गों को भी कहते हैं वो बुजुर्ग है भाई, आपके बिल्कुल पेशवा है, आपके बड़े। भले एक क्रिश्चियनों का भी अपना पादरी है बड़ा, हम उसको भी तो कहते कि ये गलत है, बुरा है। कहते हैं भाई बिल्कुल आपका बड़ा है, आपकी उसकी इज्जत करना आपके जिम्मे है और हम भी उसकी इज्जत करते हैं। हाँ, उसका मजहब दीन की मानने वाला मसला है, लेकिन हम तब भी उसको गाली और बुरा या कार्टून तो नहीं बनाते। हम आपकी होली को, बल्कि आपकी क्या हमारी होली बुक से वो तो सारी जो आसमानी होती है हम तो हर एक की इज्जत करते हैं। तो दहशतगर्द कौन हुआ आप खुद बताइए? हम मुसलमान हुए या वो हुए? वो हुए ना। बाकायदा आपके गोरे जो है वो मस्जिद में आते हैं और दौड़ दर्द जो है 200-250-300 बंदे मार देते हैं, तो वो तो दहशतगर्द तब भी नहीं होते। तब भी आप उन्हें आजाद कर देते, ये कौन सा काम? नहीं बात समझ। तो ये मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ कि आपके ज़हन में रहे जिंदगी भर कि भाई जो हमारे ऊपर गलत लेबल लग रहे हैं ना वो अपने ऊपर ना लगने दें। आप क्लियर कट बोलेंगे भाई ये है फैक्ट। हकीकत तो ये आप फैसला करें कौन है दहशतगर्द।
आप ये दहशत गर्द, हम मुसलमान तो नहीं, हम तो बहुत बड़े दिल के मालिक लोग हैं, हमारा दर्द तो बहुत बड़ा है। चले आगे नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, ये क्या बताया था इन्होंने, कौन बताएगा? आप बताओ। ये दूसरी वाली लड़की है, ये इसका नाम है फतानी, फतानी। इन्होंने क्या बताया था? नेशनल हीरोज बताए थे ना, जैसे ये है मौलाना मोहम्मद अली, तो ये कौन है? नेशनल हीरोज में से आते हैं, ठीक है? आप बताएंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड का। हाँ भाई लड़के तुम बताओ, इधर इन्होंने क्या बताया था स्लाइड में? नेक्स्ट स्लाइड करें, इसके साथ वाले लड़के आप बताओ। Hold together, Ali brother. पोजीशन वापस मिली जाएगी, बल्कि पोजीशन बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी पोजीशन तो थी हाँ, इस वक्त जबकि दोनों भाइयों ने मिलकर भेजा और गांधी ने भी इनको सपोर्ट किया। उस वक्त तक तो अभी खिलाफत खत्म नहीं हुई, खिलाफत मतलब बरकरार थी, लेकिन खत्म की जाने के करीब इतना कमजोर कर दी गई थी कि जो है ना एंड मुमकिन था कि ये खिलाफत सिस्टम जो है ना ये खत्म। चले ठीक है माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बोल दिया करो भाई, कोई दोनों का नाम लिख ले, बाकी के ग्रुप के जो एब्सेंट है उनका नाम लिख दें। ग्रुप नंबर के बाद 2 कौन है? ग्रुप नंबर 2 वाले। एक तो आप लोग खुद नहीं बताते कि हमारा कौन सा ग्रुप है या हम इस ग्रुप के। लाइबा फैसल जवेरिया, आइडियोलॉजी नाउ वर्सेस देन। अच्छा, ग्रुप 3 हमना शमीम, आप है रेडी है ना, तैयार है ना? आ जाए, हाँ कर लें।
Hello everyone. Today I will talk about ideology of Pakistan. It is the main idea and soul behind our country. The main reason why Pakistan was made, it is the Muslim dream to make our country and live according to their Islamic rules and culture and religion. And the base of this idea is two-nation theory. It means Muslims and Hindu were different nation with different culture and religion and way of life. Because of this difference, they want their own state where they live freely. This is the main pillars of this ideology: Islamic way of life and social justice and cultural preservation and sovereignty, because which is the ultimate power belongs to Allah. And today we are here because of our greatest leaders, Allama Iqbal saw the dream and Quaid Azam worked hard to make this dream into reality. So as a student, we should work hard to make our country proud. Thank you. Any question? Sir, वो शेर तो सुनो आइए शुरू के वक्त ये सफर है सितारे जगमगा उठे उसके बाद ये जिसका ये तो सुनाए और ऊपर करो सुनाए ऊपर एक चीज नहीं ऊपर और हाँ ये मुसलमान है ये तो बॉक्स लड़ने के अच्छा ये टोपी पहने के पीछे जो आ रहे हैं दो तीन बंदे टोपी जो पहनी अच्छा ये मतलब काफी सारे लोगों के दरमियान में 3-4 जो हमारे लोग हैं वो मुस्लिम आपने देखा है क्योंकि आगे ये नजर आते हैं हाँ भाई कोई सवाल किसी ने करना है हम सवाल कर रहे हैं वही तो ना समझने के लिए तो फिर आप सवाल करना पड़ेगा हाँ मतलब समझाओ मैं बोलो उन्होंने कहा था कि यही वक्त है इसको जाओ जब लड़ाई कर दो आज ही हो जाएगा ये तो यही है उर्दू के वक्त में सफर है अब तो असल में सफर भी बदल गया ना अब तो लेट का सफर है ये कह रहे उर्दू के उस सदियों में ऐसे ही पहले सफर होता था कि पैदल चलना पड़ता था या किसी जानवर पे सवार हो सितारे जगमगा उठे और ये सितारे पहले रात में ही जगमगाते हैं तो रात में भी गहरे सफर करते हैं बड़ी बात है और रात में जो सफर करते थे तो वो बहुत ही कोई इमरजेंसी होती थी तो रात में सफर करते थे अगर रात में तो मुसाफिर भी डर जाते थे बेचारे तो अल्लामा इकबाल सोच काफी दूर थी
फरमा रहे कि एक तो उठो और वक्त सफर है और सितारे जगमगा उठे, यानी कि आप गोया के जैसे सितारे सितारे भी जो है ना ये 3 तारों को कहा जाता है, ये भी याद रखें। तो वो जगमगाने और वक्त है रात का, तो आप रात में भी सफर को नहीं छोड़े, रात में भी गोया सफर करते हैं। और ये ऐसा सफर है कि इस सफर को आपको जारी रखना पड़ेगा। वो सुबह आ गई है जिसका चर्चा था सदियों, यानी कि अब सुबह भी जो होती है ना, इसको कुरान ने भी जो बोला है ना, वो फजर की ना, वल फजर मरजान आश, और फजर असल में कहते हैं फूटने वाली, जो फूट कर निकलती है एकदम अंधेरे से ना, रोशनी की शक्ल सूरत। तो जाहिर है मुसलमानों को सदियों से जिस आज़ादी का इंतजार था और जिसका जोर शोर से चर्चा भी था पूरे शरीर के अंदर, वो सुबह गोया करीब आ गई है। तो लिहाजा आप अपना जो है ना इस आपने मूवमेंट जो भी चल रही है उससे पीछे नहीं हटना, एक मकसद समझ आता है। अच्छा, ऊपर फर्स्ट स्लाइड पे आएगा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिए पाकिस्तान, द विजन बिहाइंड द नेशन। नीचे आ जाए, नीचे सेकंड स्लाइड। चलो ठीक है, इसने तैयारी की ना। नेक्स्ट आ जाए भाई ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 देखने किसका है? ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 आपका टॉपिक क्या है? इनके ऊपर करो, बता दो। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, बताओ यहाँ पे ओपन तो आपका जो भी टॉपिक है ना, तो सामने होगा, उसका देखते हैं क्या होता है जो आपका टॉपिक का पार्ट है। ग्रुप नंबर 4 में इनका नाम लिखने जा रहे हैं और जो एक्सेंट है उसका नाम भी बता देंगे, वो भी नोट कर लें ताकि उसको आप जीरो करेंगे तो फाइनल करेंगे। ये तो आगे बैठे अभी ये सभी इनके भी थोड़ों में सही था और सभी के साथ रहता है क्या नोट कर रहे हैं। अजीम शाह आपके साथ है, एब्सेंट है, उसका नाम डाल दीजिए। प्रेजेंट ग्रुप 4 के सारे एब्सेंट हैं, बस ये प्रेजेंट कर दिए, इनका नाम नोट कर लें। उनका भी नोट कर दिया, उनका नाम भी लिख लें ग्रुप।
यही है ना पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे है जो पार्टीशन से पहले था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान बनने से पहले जो भी प्रॉब्लम्स थी हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर, जो ब्रिटिशर्स ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी और सारी चीज़ें, तो 1947 से पहले जो भी मुसलमान और हिंदू की जो हुकूमत थी ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसा था कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो चाहते नहीं थे कि मुसलमान अपना अलग स्टेट बनाया या कुछ करें, ठीक है। तो लेकिन ना वो ब्रिटिशर्स की हुकूमत में रहते थे और उनके साथ रहते थे, तो उनकी उसके अंदर इतनी डिफ़िकल्टीज आती थी कि वो अपनी राइट्स वगैरह कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते थे और उसके अंडर रहते थे कि उनकी शिकस्त और जो भी सियासत थी वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं थी और वो इतना वीक हो गए थे कि आगे अपने राइट्स के लिए ना वो डरते थे कि कहीं वो उनको हिंदू उनके राइट्स के लिए और उनके अंडर काम करते थे। और ब्रिटिशर्स ने ये कि उनकी एजुकेशन के लिए भी आगे चांसेस दिए थे, बट वो इतना उनके अंडर थे कि वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। और मुसलमानों को इस चीज़ का भी डर होता था कि कहीं हिंदूज एक साथ ना हो जाए, उनके राइट्स ख़त्म नहीं हो जाए। फिर उसके बाद जो अहम लीडर्स थे ना, कायदे आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, फिर सैयद अहमद खान, वो लोग आए और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग स्टेट भी बनाने की पूरी कोशिश की और बनाया भी। और अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनाई और कायदे आज़म ने उसको रियलिटी में भी कन्वर्ट किया और मुसलमानों के लिए अलग स्टेट बनाई ताकि वो अपना फ्रीली रह सकें और अपनी सारी चीज़ें कर सकें। और इस तरीके से पाकिस्तान बन गया और हासिल किया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, हालांकि कितना घबराती थी बच्ची, इसने कितना अच्छा दिया और अगर इसका पूरा ग्रुप होता तो और अच्छा देती है, उससे सारा मिलता। लेकिन ग्रुप वाली ना है, लोग सारे क्रेडिट को एक्सेप्ट करो, जीरो कर दो सब। इसका नाम नोट कर लिया ना, इसके पूरे नंबर है ना जिसका आंसर दिए आप जब प्रेजेंट करेंगे देखिए तो आगे देखा ना चले भाई जरूर नंबर सर जो एब्सेंट है उसके नंबर कटेंगे क्या? जीरो हो गए उसके नंबर जो नहीं आए और जो बाद में जो अगली क्लास में देंगे प्रेजेंटेशन जो बाद में देंगे, लेक्चर्स पूरे करने वाला तो टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अगर हो जाए तो आपको तो अपने नेक्स्ट क्लास में नंबर दे दिया और वर्णन तो मिलेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में तो मिलेंगे ना। ग्रुप 4 हो गया ना, ये ग्रुप 2 को तो मिलेंगे ना। ग्रुप 5 कौन है? सर नवंबर 5 ग्रुप 2 है, वो सिया वालों का था वो हो चुका है। अब ये जो ग्रुप 4 की देकर गई है ना लड़की, ग्रुप 4 का ना 5 वाले कौन है? 5 वाला हो चुका है, 5 अब वो 6 वाले मेरे बात में दोबारा दे, नंबर नहीं सही है सर। बड़ा फरहान वाला ग्रुप हो चुका है तो मौका पे बार-बार थोड़ी आएगा सर, बड़ा फरहान वाला ग्रुप हो चुका है पहले हो गया था, मैंने इनको बोला था रिपीट करना, उसके बाद पूरा का पूरा ही हो चुका है। मैंने कहा था रिपीट करने को कहा था मैंने, तो बस बैठ जाओ, नंबर कम होंगे तो
अमीरा नसीम सर अमीरा निसार और जैनब जावेद राजा। ये ग्रुप 5 के आगे मेंबर दोनों ये प्रेजेंट करनी है। फिर इसके बाद ग्रुप 6 का नंबर है। आपका दोनों Hello everyone, my name is Navya and I'm going to talk about Akbar the Great and Bahadur Shah. Akbar the Great था मुगल एम्परर थे जो अकबर the Great आप सोचे मैं सवालात करूंगा, आप लोग से पूछूंगा, मोबाइल यूज कर लेना, फिर आप लोग के नंबर काटूंगा। अकबर the Great थर्ड मुगल एम्परर थे जो 1556 में पावर में आए। तो इस साउथ एशिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। उन्होंने जब टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और जिसका टैक्स को नॉन मुस्लिम्स के ऊपर से हटाया। उन्होंने डिफरेंट रिलीजन को दरमियान यूनिटी का पीस क्रिएट किया। उन्होंने आर्ट कल्चर और आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया और उनको इसीलिए अकबर द ग्रेट कहा जाता है क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने डिफरेंट रिलीजन को आपस में यूनाइट किया, उनके दरमियान पीस बनाया। बहादुर शाह जफर फर्स्ट एक हुआ एम्पायर थे जो औरंगजेब की डेथ के बाद पावर में आए। उनको लेकिन जब पावर में आए तो उनकी जो एम्पायर थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी, इसलिए उन्होंने लोगों के दरमियान यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने सॉफ्ट पॉलिसी को रिलीज किया और डिफरेंट ग्रुप के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करी, जस्ट लाइक सिंध एंड राजपूत। लेकिन उनके तमाम एफर्ट्स के बावजूद उनकी एम्पायर को डिक्लाइन करती रही क्योंकि वीक कंट्रोल था और इंटरनल पॉलिटिक्स थे और उनके अथॉरिटी बिल्कुल भी पुरानी लीडर जैसी नहीं रही। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय पार्ट। ये जब सिस्टम क्या लिखा हुआ है? सर मैंने टेक्स्ट में किया था ना और जिसमें टेक्स्ट का डायरेक्ट फॉर्म ये जो आपने जुमला बोले थे जिजिया को नॉन मुस्लिम से हटाया था, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, इन्होंने एक चीज़ बड़ी गलत बताई है। आपने सुनी, जरा बताएं क्या बात बताई थी, बताएं तो समझाएं। नॉन मुस्लिम को वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था अपने राइट्स के लिए, उन्होंने हटाया, रिमूव किया। ये तो कुरान का हुक्म है कि नॉन मुस्लिम को टैक्स अदा करना पड़ेगा।
और ये तो मुगल एम्पीरियर थे, अकबर बादशाह भी मुगल सल्तनत के बादशाह थे, ये तो आपसे ज़्यादा कुरान हदीस जानते थे। हाँ लड़की आप जो बातें कर दी, ये देखो फोन करो, देखो पीछे वाले, आपके पीछे वाले। हाँ जी, ये क्या बताया, मैंने सही बताया या गलत बताया? नहीं, मतलब पुराने हिसाब से काफी मुस्लिम्स को जैसे मिलना नहीं बनाया और नॉन मुस्लिम का पालन को जिजिया उसे कहा जाता है, जिजिया देना है। तो इन्होंने तो कहा कि मुगल बादशाह ने, अकबर बादशाह ने जो नॉन मुस्लिम से थे उनसे जिजिया को हटा दिया। तो इन्होंने सही बताया, जिजिया जो था टैक्स उसको हटा दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था नॉन मुस्लिम को, ऐसा हुआ था। बताओ भाई, ये तो आपके सामने तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, यही को प्रेजेंट किया है, बताया। आप सुन नहीं रहे थे क्या? सच कर रही हो ये देखो ना, जो इन्होंने बताया तो वो ये आप है। ऊपर ही लिखा है। हाँ ना, यही तो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अभी इधर सर्च करो, आ जाएगा। तो इधर जिजिया लिखो, who will pay the jizya? जिजिया ये देखो, the term appears in the Quran referring to a tax or tribute from people of the book, specifically Jains and Christians. Followers of other religions like Zoroastrians and Hindus too were later integrated into the category of Dhimmis and required to pay jizya. Refer to the Quran. Quran referring. अब इधर लिखो कि which Quran verse या आयत refer to the jizya, ऐसे लिखो आ जाएगा। आमिर कुरान रेफरेंस jizya is paid by those non-Muslims who live as Zimmis protegus in an Islamic state। जो मुसलमानों की सूरत आयत नंबर है 29, वर्स नंबर 29 है, सूरत नंबर है 9। और ये खोलो जरा सूरत तौबा। हाँ उसी एरा की तो मैंने बात बताई कि जो मुगल सल्तनत के बादशाह लोग थे, कुरान हदीस पढ़ते थे, जानते थे अच्छी तरह। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उन्हें जिजिया की नॉलेज ही ना हो और वो गैर मुस्लिमों से जिजिया, बल्कि ये उलट बात है, इसमें उलट बोलते। उन्होंने जिजिया उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करा कि वो जिजिया अदा करेंगे, हमारी सल्तनत में रहने का टैक्स अदा करेंगे। जैसे आप किसी आपके घर में कोई रहेगा तो आप उससे किराया देंगे ना, या फ्री ऑफ कॉस्ट उसे अपने घर पूरा दे देंगे, भाई रहते रहो, किराया देने की जरूरत ही नहीं, किराया तो लेंगे ना उससे आप। यही जिजिया है, जैसे हमारी सरजमीन पे रहेंगे तो जिजिया अदा करेंगे। देखो अरबी कहाँ पर आयत सूरत तौबा की जो आगे दिखा रहा है, इसमें दी आयत दी है, ट्रांसलेशन नहीं, अरबी आयत दिखा, वहीं पे लिखो अरबी आयत, या नीचे आओ, आगे ही होगी, यहाँ पे होगी, नीचे आओ और नीचे या ऊपर लिख दो अरबी आयत, अरबी लिख दो आगे। हाँ बस ये नीचे व्यू और इमेजेस में देख लो, ये आ गया देखो।
ये ना हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। क़ातिलुल्लज़ीना, कत्ल करो उन लोगों को, अल्लज़ीना जो ला युमिनूना ईमान नहीं लाते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन पर, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु, और ना हराम समझते उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने हराम किया, व रसूलुहु और उसके रसूल ने हराम किया, वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जो किताब उनको दी गई है दीन हक के साथ उस पर वो चलते ही, ठीक है, मफ़हूम अक्सर हत्ता यहाँ तक कि युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, वो आपको जिज़िया अदा न करे, यानी कि यहाँ तक कि वो आपको जिज़िया अदा करे, फिर तुमसे अदा करना पड़ेगा। जिज़िया टैक्स होता है, जिज़िया अरबी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको टैक्स कहा जाता है। हाँ, ये इन्होंने अच्छी वजह पूछी ना, क्योंकि इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है ना सबके साथ बहुत इंसाफ करता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुस्लिम को टैक्स नहीं देना, उसको नहीं ये इन्होंने क्योंकि देखिए इस्लाम तो ऐसा मजहब है जो सबके साथ इंसाफ करता है, सही है, तो फिर उस हिसाब से दूसरे मजहब टैक्स नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इस चीज में ऐसा मवाना करना है कि मुसलमान ही नहीं कर रहा है लेकिन बाकी मजहब हाँ, ये इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ, सवाल भी समझाता हूँ, आपका क्या सवाल है? ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में भी आप देखेंगे ना, उसने ऐसा नहीं करा है, बल्कि उन्होंने तो उल्टा काम किए, जो गैर नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर टैक्सेस इंप्लीमेंट करें, हटाए थोड़ी, क्योंकि ये आजकल लोग ऐसे भी ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये उसमें आ रहा होगा जब्त किया हुआ, यही तो इंटरनेट का कमाल है। अच्छा, वैसे बहरहाल चलें, जो इनका सवाल है वो बोलो कि मुसलमानों पर टैक्स क्यों नहीं है और गैर मुस्लिम जो है उनके ऊपर टैक्स क्यों है। ये तो हमें एक देखा जाए तो इनइक्वलिटी की सूरत नज़र आती है, कंडीशन कि जैसे ये जो है ना बराबरी नहीं है। तो बात ये है कि जो मुसलमान है ना, असल में मुसलमान जो है ये दुनिया के वाहिद वो लोग हैं कि जो हकीकत में देखा जाए ना तो आज़ाद कौम है, आज़ाद इंसान है, ठीक है ना, क्योंकि ये दुनिया के फैक्ट्स को मानते हैं, हकीकत को, कि वाकई देखो अल्लाह ही रब है, अल्लाह ने ही सारे इंसानियत को बनाया और ये उस असल बनाने वाले को मानते हैं। इस मानने की वजह से चूँकि हकीकत को मानते हैं ना, तो अल्लाह ने इनको जो है ना टैक्स से बरी करा, टैक्स से इनको बरी किया और इनके ऊपर ज़कात लागू है कि ज़कात फ़र्ज़ है वो देंगे, जबकि ज़कात जो है वो टैक्स के रेशो से ज़्यादा होती है। आप थोड़ा सा गौर करें, ज़कात आप सुनते तो हैं ना मिनिमम 2.5%, एक कम से कम की उसकी आपको परसेंटेज बता दी भाई 2.5%, लेकिन मैक्सिमम की क्या है, मैक्सिमम आपने कभी पढ़ा कितनी है ज़कात? 100%। आपने अगर 50 लाख कमाया पूरे साल में, आप पूरा 50 लाख ज़कात में दे दें, कोई आलिम ये नहीं कहेगा कि ये अदा नहीं हुई, हर कोई कहेगा भाई अदा, ये तो बहुत बड़ा मकाम पे जाकर अदा हो गए, क्या आपने जितना कमाया सब ज़कात में दे दिया, ये तो सहाबा करते जाएं। आमना इफ्तिखार, अबीरा, निसार, अदील अहमद, अदील अहमद नहीं है, बोल क्यों नहीं रहे फिर? अहमद बेग, आरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीजा असलम, अहमद शहजाद, अहमद शहजाद कहाँ गई?
ये तो फर्स्ट हाफ में तो थे, नहीं आए। अमन, अमन शहजाद, बोलो ना यार। अमीका शारले, ये कौन है अमीका? इसके बाद है आयशा दिलावर, आयशा खान, आयशा खान लगा दिए, आयशा शाहिद, अजीन शाह, भूमिका, आयशा दिलावर भी, हाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। फातिमा तो जहरा, हमना शमीम, हनफा महमूद, हंसिका, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद, जवेरिया, लाइबा, लजवानते, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम, माहीन, मारूक भुट्टो, माहम नसीम, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मरियम मुजम्मिल नहीं है, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुकद्दस नईम, मुकद्दस है, मुजना इम्तियाज, निकिता, प्रीत, फर्स्ट हाफ भी लगा दी मैंने, रिफत, किफायत, सादिया भट्ट, सादिया, सना फतानी, सारा शकील, सादिया भट्ट तो फर्स्ट हाफ में तो थी, ये कहाँ चली गई फिर? ये जो लड़की गई थी अभी, ये इसका क्या नाम था? अलीज़ा थी ना, ये तो लगवा दिया इसने तो। सारा शकील कौन है? सईदा अरीबा, सैयदा माहम बतूल, उमैमा मलिक, उमैमा जावेद, विनेश कुमार, वारा फरहान, वारा, जुनैरा सलीम, जुनैरा जहरा शाह, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में सब प्रेजेंटेशन अपनी रेडी करके आए, बस भले कोई स्केप हो, जो भी हो, सब अपना पार्ट अपने पास रखें। ये पेन आपसे लिया है ना मैंने? अगर आपको असाइनमेंट देंगे तो मैं आके आपको सबमिट कर दूँ। और इन 2 हफ्तों में आपको असाइनमेंट देंगे तो मैं आपको कहाँ जाना है आपने? अमेरिका जाना है। मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, तो उन्होंने बोला सर को ना बता देना, तो अगर असाइनमेंट होगी ना तो सर थोड़ा सा ना बाद में ले लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। सही, दे दो। कौन सा ग्रुप है? ये 7 ग्रुप का भी जो है ना नोट कर लो, ये अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। नाम इनको लिखवा दो। क्या नाम है? मुजना। मैं तो इधर ही हूँ ना, 1 घंटा मेरा ब्रेक है, अभी लगी हुई है, देखो दोनों लगे।